हेलो दगड़ियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हमें देखना है क्षेत्रफल सदिश के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है क्षेत्रफल सदिश या क्या होता है एरिया वेक्टर। तो देखो, ये एक ऐसी सदिश राशि है जिसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर होगा, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास दो टाइप की सरफेस आएंगी या दो तरह की सतह होंगी। एक तो है 2D सतह और दूसरी हम लेंगे 3D सतह। तो अगर मान लो आपके पास कोई 2D सतह है, सपोज मैंने ये बना दी एक 2D सतह, तो अगर मैं इसके लिए एरिया वेक्टर बनाऊँ या क्षेत्रफल सदिश बनाऊँ तो उसकी डायरेक्शन आपको लेनी है ये सतह के लंबवत। ये आपका एरिया वेक्टर होगा, इसको डिनोट करेंगे हम ए वेक्टर से। तो 2D सतह के लिए आप इधर भी ले सकते हैं, दाईं तरफ भी ले सकते हैं और बाईं तरफ, दोनों तरफ आप कंसीडर कर सकते हैं एरिया वेक्टर को। लेकिन अगर आप 3D सतह कंसीडर करोगे, जैसे मान लो हमने एक घन बना दिया, क्यूब बनाया एक, तो इस क्यूब के लिए अगर आप क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे, तो वो हमेशा बनाना है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बनाओगे आप, हमेशा बाहर की तरफ। जैसे यहाँ पे बनाया हमने, ये बाहर की तरफ। ऊपर वाली सतह को देखोगे तो इसके लिए ये बनेगा, आप अंदर की तरफ नहीं बनाओगे, आप हमेशा बनाओगे बाहर की तरफ। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि क्षेत्रफल सदिश 2D सरफेस के लिए दोनों तरफ बना सकते हैं, लेकिन 3D सतह के लिए सिर्फ बाहर की तरफ बनाना है अपने को। ठीक है, तो अब आते हैं हम जो हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत फ्लक्स। तो पहले तो समझते हैं विद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखो, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से परपेंडिकुलर या लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में, परिभाषा क्या बता रही है अपने को, उसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक सतह है, तो अभी आपको देखना है कि इस सतह के लंबवत, जैसे ये रेखा लंबवत है सतह के, ये रेखा भी लंबवत है, ये रेखा भी लंबवत है। तो ये इससे पास होने वाली जो रेखाएं, गुजरने वाली जो रेखाएं, उन रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन इनका लंबवत होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी मैं देखूं यहाँ पे फ्लक्स कितना बन जाएगा, तो फ्लक्स हमारे पास बन गया 3। क्यों? क्योंकि इससे 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अब इसमें देखोगे, ये इसके लंबवत लंबवत, ये सारी लंबवत हैं रेखाएं, लेकिन कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, 2 2 4 और एक 5। इसका मतलब इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। तो हमें देखना है जो ये विद्युत फ्लक्स आप निकालोगे तो इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये साइन है जिसको बोलते हैं हम फाई। तो हमें ये फाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो फाई की वैल्यू इस वाले केस में कितनी आ गई, 3, और इस वाले केस में फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो अब हम देखेंगे कि इस फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमें देखना है कि विद्युत फ्लक्स को अगर मान लो इससे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे कैसे। तो फॉर्मूला देखने के लिए आप एक चीज़ ये समझिए कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई सरफेस है। इस सरफेस से अगर मैं देखूं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी पास हो रही हैं, तो मान लीजिए हमारे पास ये विद्युत रेखाएं चल रही हैं। तो अभी देखिए, इससे पास होने वाली रेखाओं को देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 रेखाएं पास हो रही है। बाकी की ये 2 रेखाएं क्या हो गई, ये इससे पास नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये फ्लक्स कितना हो गया, इसका 5 हो गया। लेकिन अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, देखो अगर इसी सतह का हम एरिया बढ़ा दें तो क्या एरिया बढ़ाने पे ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो नंबर है, जो संख्या है, वो बढ़ गई, 2 बढ़ गई इससे। इसका मतलब अब दूसरे वाले केस में जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 7। पहले वाले सतह के लिए कितनी थी, 5। इसका मतलब जो ये फ्लक्स है ये क्या होगी आपके पास, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो आपका एरिया है उसके। एरिया बढ़ाने पे
आपका फ्लक्स बढ़ रहा है। देखो पहले 5 थी वैल्यू, फिर 7 हुई। ये कब हुई? जब आपने एरिया को बढ़ाया। तो एरिया बढ़ने पे अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये बोलना सही होगा कि फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी पहले, कितनी? मान लीजिए 1, 2 और 3। अब मैंने क्या किया, मैंने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दिया। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ जाएंगी। तो अभी देखोगे तो आप फ्लक्स कितना है? 3। लेकिन मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई तो जो इससे पास होने वाली लाइन से वो बढ़ जाएंगी। तो कितनी लाइन अब और बढ़ गई? ये 3 लाइन और बढ़ी। इसका मतलब 3 या 2 लाइन और बढ़ गई। इसका मतलब जो आपके पास अब नया फ्लक्स है वो कितना हो गया? वो हो गया आपके पास, यहाँ से 2 ये बढ़ाई, 2 ये बढ़ाई, तो कितनी? 4 ये बढ़ी और प्लस 3 पहले थी। इसका मतलब ये कितनी हो गई? 7। तो फ्लक्स पहले था 3 जब केवल ये 3 रेखाएं पास हो रही थी, और जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई, एक ये वाली रेखा, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, विद्युत क्षेत्र की जब आपकी तीव्रता बढ़ी है तो उससे आपके पास जो नंबर है किसका? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, वो बढ़ गया। इसका मतलब उस केस में फ्लक्स कितना आ गया? 7। तो क्या यहाँ से ये बोलना भी सही होगा कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के या विद्युत क्षेत्र तीव्रता के। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अगर हम दोनों समीकरणों को देखें, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, फाई इज़ इक्वल टू, यह आएगा ई और यहाँ पे आता है डॉट, ई डॉट ए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और दूसरा आपका क्षेत्रफल सदिश आ गया। तो जो ये फाई की वैल्यू ई डॉट ए आ रही है आपके पास, ई डॉट क्यों लगाया वो अभी समझते हैं। और ई डॉट लग रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो ये अभी समझते हैं हम कि ई ए कॉस थीटा क्यों लिया या ई डॉट ए क्यों लिया है इसको। लेकिन उससे पहले ये देखिए जो फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास, वो कैसी राशि है? वो एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि होगी, इसका मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई दिशा नहीं होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये समझते हैं, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने ई डॉट ए ही क्यों लिखा है या ई ए कॉस थीटा क्यों लिखा है। तो इसके लिए आप ज़रा ये वाला डायग्राम देखो। अभी आप देखो कि जो सतह है, क्या ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा हैं, क्या अभी ये इसके लंबवत पास कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। तो मान लो मैं किसी एक रेखा को कंसीडर करता हूँ। मान लिया मैंने ये रेखा को कंसीडर किया। अब देखो अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है ये। लेकिन अगर मैं इस सतह पे एक क्या बनाना चाहूँ, मेरे को बनाना है क्षेत्रफल सदिश। तो हमने अभी पढ़ा था कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? सतह के। तो ये हमने बना दिया सतह के परपेंडिकुलर क्षेत्रफल सदिश को। ठीक है, अब आपको ये समझना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी सतह के लंबवत नहीं है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, मान लो जो अपने पास विद्युत क्षेत्र है वो इस क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। तो क्या हम इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ई का एक घटक, एक्स वाला घटक बनेगा इधर ई कॉस थीटा, और वाई घटक बन जाएगा नीचे की तरफ ई साइन थीटा। तो हमें देखना है क्या ई साइन थीटा इस सतह के लंबवत है या नहीं है? नहीं है। लेकिन अगर आप देखो इस विद्युत क्षेत्र का ई कॉस थीटा घटक क्या क्षेत्र के वो सतह के परपेंडिकुलर या लंबवत है? बिल्कुल है। इसका मतलब हमें किसको कंसीडर करना है? इस ई कॉस थीटा को। और परिभाषा ये बोली थी कि जितनी भी आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके लंबवत पास होनी चाहिए। अब आप ई कॉस थीटा को देखो और ए वेक्टर को देखो, दोनों एक ही दिशा में। तो हमारे पास फ्लक्स जो बनता है वो दोनों से बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से
या विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश से। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ई कॉस थीटा और साथ में क्या आ गया, ये एरिया। तो देखो आप यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। और यही हमने देखा ऊपर कि फॉर्मूला हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है ई ए कॉस थीटा, या दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या हो गया, ई डॉट ए। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए या फिर ई कॉस थीटा। अगर आपसे इसकी क्या पूछे, आपसे पूछा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट हम पढ़ चुके हैं, वो क्या थी, वो थी न्यूटन पर कूलम। और क्षेत्रफल की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मतलब फ्लक्स की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी ये क्या हो गई, एसआई यूनिट। ठीक है, अब ये समझते हैं कि देखिए हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मतलब एग्ज़ाम में देखोगे आप या अपने बोर्ड में देखोगे, उत्तराखंड बोर्ड में, तो बहुत बार, मतलब हर बार ही लगभग इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर हम ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन पहले अपने को बेसिक कुछ एग्जाम्पल देखना है। जैसे बेसिक एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है कि ये आपके पास एक दिया हुआ है घन, ठीक है, तो इस घन से मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ऐसे कुछ। तो आपको बताना है कि घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। हमें ये निकालना है कि घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये मान लीजिए आपके पास ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना के दिया है। अब आपको घन के ये देखना है कि घन की सतह कितनी होंगी। देखिए एक तो ये हो गई, एक ये वाली हो गई, मान लो मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2, एक इधर वाली हो गई, एक ऊपर वाली हो गई 3, एक नीचे वाली 4, एक पीछे वाली हो गई 5, और एक ठीक सामने होगी वो हो जाएगी 6। तो 6 आप देखोगे तो इसकी क्या हो गई, सतह होगी। अब आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हर एक सतह पे आपको क्या बनाना है, क्षेत्रफल सदिश बनाना है। जैसे मैं पहली सतह पे अगर क्षेत्रफल सदिश बनाऊं तो वो बन जाएगा इस तरफ। तो आप ये बताओ अभी ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में फर्स्ट सतह के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ई भी उसी दिशा में और ए भी उसी दिशा में। सेकंड सरफेस के लिए अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है इस तरफ, लेकिन इसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ बनाना है, या क्षेत्रफल सदिश जो बनाना है वो हमेशा बाहर की तरफ। तो ये आ गया ए वेक्टर। तो दूसरी सतह के लिए देखूं तो थीटा की वैल्यू आ रही है 180, ई इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है। तीसरी सतह के लिए देखोगे तो ए ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना बन गया, 90। इस वाली सतह के लिए देखोगे तो नीचे चला गया, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब पीछे वाली को और आगे वाली सरफेस को अगर आप फील कर पाओ तो इन दोनों केस में भी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। तो अगर मान लो मेरे को कुल फ्लक्स निकालना है, हमें निकालना है कुल फ्लक्स कितना होगा, तो कुल फ्लक्स फाई नेट, इसकी वैल्यू आएगी कितनी सतह, 6। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। तो फाई 1 अगर मैं देखूं पहली सतह के लिए थीटा 0 है, फिर दूसरी सतह के लिए थीटा कितना है, 180, लेकिन बाकी सभी सतह के लिए ये 90। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है फ्लक्स का, फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं कॉस 90 रख दूं यहाँ पे, तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो गई, 0। इसका मतलब यहाँ से भी आंसर 0 आएगा, यहाँ से भी 0, ये 0, ये भी क्या हो गया, 0। तो हमारे पास दो ही फ्लक्स बचते हैं, एक फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, ई ए कॉस 0 डिग्री, और फाई 2 की वैल्यू क्या लिखोगे, ई ए कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो गया, 1, तो ये आ जाएगा ई ए।
लेकिन ई ए कॉस 180 को सॉल्व करोगे तो कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस ई ए से ई ए कैंसिल, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 0। तो इससे पास होने वाला जो कुल फ्लक्स है उसका आंसर कितना लिखोगे आप, ये 0 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही आपको समझ में आया होगा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको ये दे दिया, एक सिलेंडर बना के दिया, ठीक है, और इस सिलेंडर के लिए भी मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखे है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की दिशा दे रखी है। तो आप सिलेंडर में देखो, वही निकालना है आपको, कुल फ्लक्स कितना होगा, हमें कुल फ्लक्स निकालना है। तो देखिए पहले आपके पास सरफेस कितनी है, एक सरफेस ये, दूसरी ये, और एक ये वाली सतह हो गई तीसरी, जो कैसी होगी आपकी, वो बाहरी सतह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। तो जो पहली वाली सतह है इसके लिए आप एरिया वेक्टर बनाओगे या क्षेत्रफल सदिश बनाओगे, वो इस दिशा में बनेगा ए वेक्टर। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसी तरीके से इस वाली सतह के लिए अगर आप बनाओगे तो एरिया वेक्टर बनेगा इस दिशा में, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180। और सिलेंडर के बाहर की तरफ अगर आप देखो, ठीक है, इसके मतलब परिधि वाले पार्ट को देखोगे, कर्व्ड सरफेस को, तो वहाँ पे हर जगह अगर आप एरिया वेक्टर बनाते हो तो हर बारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, ये बाहर की तरफ बनाओगे, हर जगह 90 डिग्री ही बनेगा एंगल। तो हमारे पास तीनों सतह से अगर हमें कुल फ्लक्स निकालना था फाई नेट, तो इसकी वैल्यू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ3 के लिए थीटा 90, इसके लिए थीटा 180, और इसके लिए थीटा कितना हो गया 0। तो इससे तो आंसर 0 आ जाएगा, बट φ1 से क्या लिखोगे, ई ए कॉस 0, φ2 से क्या लिखोगे, ई ए कॉस 180, और यहाँ से वापस इसे सॉल्व करते हो तो ये ई ए कॉस 0 1, और ई ए कॉस 180 मतलब -1, ई ए से ई ए कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो हम अपनी अगली क्लास में एक एनसीईआरटी का उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इसी पे बेस्ड है, फ्लक्स पे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फिर हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।